सो हेलो गाइस, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के रिवीजन वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी और 8वीं बार इन्होंने ये बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। जबकि अगर महिलाओं में बात करें, महिलाओं का बैलन डी'ओर पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो फिर आंसर होगा एटाना बोनमाती ने। ये स्पेन की प्लेयर है, ये भी याद रखना है। बैलन डी'ओर की बात करें तो ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि 1956 से हर साल पुरुषों को दिया जा रहा है और 2018 से महिलाओं को दिया जा रहा है। अच्छा, लियोनेल मेसी बात करें वर्तमान में किस फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे हैं, मेजर लीग सॉकर फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे हैं ये। अच्छा, इनके अलावा 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल क्लब का खिताब किसे दिया, तो मैनचेस्टर सिटी को। और उसी तरह से 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल क्लब का खिताब किसे मिला, तो FC बार्सिलोना को मिला। ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा केरल। तो इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। क्या होता है ये, तो जैसे कि आप सोने के आभूषण वगैरह, ज्वेलरी वगैरह लाते होंगे, तो उसमें पीछे देखोगे आप BSI की हॉलमार्किंग होती है। BSI मतलब भारतीय मानक ब्यूरो। तो सिंपल वन लाइनर आपको याद रखना है ये प्रश्न कि सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन सा, केरल। अगला प्रश्न क्या है, अच्छा प्रश्न है ये कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, तो UK में हुआ, आप सबको पता है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल समिट ऑन AI सेफ्टी। कहां पे हुआ था ये, UK में ब्लेचले नामक स्थान है, वहां पे हुआ था। और यहीं पे AI सुरक्षा से निपटने के लिए ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ ब्लेचले डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो AI जोखिमों से निपटने से इसका संबंध है। सिंपल सा याद रखना है। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किन्हें कहा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है, अभी आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा TV नरेंद्रन को। तो TV नरेंद्रन जो कि आप जानते हो टाटा स्टील के CMD हैं और अभी इन्हीं को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब आप कहोगे कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के स्टैटिक बताओ, तो देखो स्थापना 1967 में होती है, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। अब आप कहोगे कि ब्रुसेल बेल्जियम में तो किसी और का भी हेडक्वार्टर है, किसका है, नाटो का है, और किसका है, यूरोपियन यूनियन का भी है। बहुत बढ़िया। और वैसे इसके हेड कौन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड कौन है, लियोन टोपोलियन है, ये अमेरिकी है। उपाध्यक्ष अभी TV नरेंद्रन बन गए। अच्छा, ऑप्शन भी देखो, बड़े अच्छे ऑप्शन है। अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभी मुख्य कोच बने थे। वहीं इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक में महासचिव, सेक्रेटरी जनरल बने और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। तो नाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। और रघु श्रीनिवासन भी याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के भी नए चीफ बने थे। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है कि अभी 37 नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना था, तो पेटीएम बना था, ये याद रखना। नेशनल गेम्स 2023 वाले पता ही है, 37 नंबर का संस्करण था जो कहां हुआ था, गोवा में हुआ था। शुभंकर क्या था, शुभंकर मैस्कॉट मोगा था और उसका आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा। और इसका टाइटल स्पॉन्सर याद रखना पेटीएम बना था। अच्छा, वैसे तो हम करंट अफेयर्स का रिविजन कर रहे हैं और आपको पता ही है ये तो गेम्स हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गए। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसमें टॉप पे कौन रहा, फर्स्ट 3 बता दो, 1, 2, 3 कौन रहे थे। वैसे आगे मैं आपको बताऊंगा ही सही, लेकिन अभी खुद से कोशिश करो। और साथ में ये भी बताओ कि 36 नंबर के जो हुए थे नेशनल गेम्स वो कहां पे हुए थे, और अभी 2024 वाले 38 नंबर के नेशनल गेम्स कहां पे होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, वो उत्तराखंड में होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी सिंधिया और 1857 नाम की बुक हो, इसको किसने लिखा है, तो आंसर होगा राकेश पाठक ने। राकेश पाठक का नाम याद रखना है, बुक लिखी है इन्होंने। सीधा वन लाइनर प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, और यह आया अच्छा प्रश्न कि अभी यूनेस्को ने किसे भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की थी, सिटी ऑफ लिटरेचर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजा आ जाएगा। तो इसका तो उत्तर होगा कोझिकोड। तो याद रखना यूनेस्को ने भी केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य के शहर का खिताब दिया है और ये खिताब पाने वाला ये भारत का पहला शहर बना, इसीलिए प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में भी मान्यता दी है। वैसे ये खिताब पाने वाला ग्वालियर पहला भारतीय शहर नहीं है, इससे पहले भी 2 शहरों को ये टाइटल मिल चुका है या इस कैटेगरी में उनको शामिल किया जा चुका है। वो कौन कौन से हैं, वाराणसी है और चेन्नई है। उसके बाद ये ग्वालियर बन गया
संगीत के शहर का खिताब पाने वाला, लेकिन सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य का शहर बनने वाला ये भारत का पहला शहर बना है कोझिकोड। इसीलिए कोझिकोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यूनेस्को ने इन्हें अपने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। और वैसे इस नेटवर्क में, इस लिस्ट में अब तक 100 से ज्यादा देशों के 350 शहरों को शामिल किया जा चुका है। वैसे बात करें इस लिस्ट में सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था, तो चेक रिपब्लिक की कैपिटल पराग बनी थी 2014 में। वैसे इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ याद रखना सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना, कोझिकोड। और सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत का शहर, किसे चुना, ग्वालियर को। यूनेस्को स्थापना होती 1945 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में, और औद्रे उजाले यहाँ के हेड है। अगला प्रश्न है 2034 के फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो सऊदी अरब करेगा। वैसे आपको याद है अभी 2022 में जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर लाइव था, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के, याद है आपको। और अगला वाला 2026 वाला ये 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसके बाद भाई 4-4 सालों में होता है ना, तो उसके बाद 2030 में होना है, लेकिन 2030 वाला भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन 2034 वाला डिसाइड हो गया कि सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। अगला प्रश्न है किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दीनानाथ राजपूत को। सामाजिक कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत, और इन्हीं को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसमें पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न बन सकता है कि दूसरा तो इनको मिल गया, एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ पहला किसे मिला था, तो पहला मिला था सेथरिचम संगतम को। अच्छा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, ये रामचंद्र गुहा 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता था इन्होंने, और ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इनको मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बन्नी उत्सव कहां पे मनाया गया, ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया था, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ये मनाया गया था, इतना सा याद रखना। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसीलिए लगा मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि इस त्योहार में क्या होता है ना, लोग एक दूसरे पे लाठियां जलाते हैं, कई कई बार तो ये स्थिति आ जाती है लोगों की मौत तक हो जाती है, तो इसलिए बन्नी उत्सव ये न्यूज में रहता है। अगला प्रश्न देखो कि किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विहान तलिया को। ये बंगलुरु के हैं, मात्र 10 साल इनकी उम्र है, और 10 साल और उससे कम उम्र की श्रेणी में इनको ये पुरस्कार मिला है। आपको बता दूं, इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, माइकल डगलस नाम याद रखना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन हुआ था अभी गोवा में, वहां पे। रवि कन्नन की बात करें, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें मिला, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। वैसे तो 4 एशियाई लोगों को मिला था, लेकिन इसमें से एक ये भारतीय हैं। और शिव शंकरी आप जानते हो, 32वां सरस्वती सम्मान मिला था 2022 के लिए, तमिल लेखिका है, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। ऐसे ही आपको चीजों को क्विक रिवाइज करते हुए निकलना है। मैं ऑप्शन भी साथ साथ इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि इसी तरह से ऑप्शन अगर करते हुए चलेंगे तो बहुत सारे नाम वापस रिपीट होंगे, तो जब आप बार बार बोलोगे तो वो बढ़िया कंटेस्ट हो जाएंगे आपको। फिर बताओ अभी किसने 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा नंदिनी दास ने। ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड, इसका पूरा नाम है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार है। और यह भी भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड एंड मुगल इंडिया के लिए इनको दिया गया। कौन देता है, ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। बाकी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान मिला इनको 2022 के लिए, इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। शिव शंकरी मैंने आपको बता दिया, 32वां सरस्वती सम्मान मिला। और हरि बालकृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार इनको मिला। तो देखो फिर इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे, अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना था, तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में रहा है, याद रखना ये। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में किसे केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो टी पद्मनाभन। तो प्रसिद्ध लेखक हैं टी पद्मनाभन, जिनको अभी साहित्य में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए केरल ज्योति पुरस्कार मिला है। देखो जिस तरह से भारत में पद्म पुरस्कार होते हैं ना, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। उसी तरह से केरल सरकार ने भी 2021 में ये पुरस्कार शुरू किए थे, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। तो केरल ज्योति हर साल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, और इस बार दिया गया टी पद्मनाभन को। इसे पहली बार दिया गया था एमटी वासुदेवन नायर को, तब भी हमने पढ़ा था। वैसे जो केरल प्रभा होता है वो 3 लोगों को दिया जाता है, और केरल श्री 6 लोगों को। आप केवल केरल ज्योति वाला याद रखो, ये किसे मिला है, टी पद्मनाभन को।
बाकी देखो दीनानाथ राजपूत दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला था ना इनको अभी, और वहीदा रहमान बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। अभी 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। आप यूं मत सोचना कि हर क्वेश्चन में मैं ये ऑप्शन क्यों ले रहा हूं, इससे टाइम बढ़ जाएगा। टाइम मत देखो, पढ़ते वक्त तो वैसे टाइम देखना ही नहीं चाहिए, और वैसे मुझे ही पता है ये रिवीजन वाली क्लास है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ऑप्शन से आप देखोगे क्विक हम बहुत इंपॉर्टेंट नाम को बार बार रिवाइज करते चलेंगे, कोई भी नाम नहीं छूटेगा। और आप देखो रिवीजन ऑप्शन का रिवीजन करवाते हुए मैं ज्यादा समय भी नहीं ले रहा हूँ, क्विक निकल रहा हूँ, क्विक, ताकि रिवीजन भी हो जाए, आपका टाइम भी ज्यादा खर्च ना हो। मुझे भी आपके टाइम की परवाह है भाई, क्योंकि आपका टाइम लेने से पहले मुझे अपना टाइम देना पड़ रहा है। अगला प्रश्न क्या है देखो फिर, अभी किसे 2023 के एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो एस के वसंथन को चुना गया। एजुथाचन पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में केरल का शीर्ष पुरस्कार है। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। और एस के वसंथन की बात करें तो 2007 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अच्छा, जीना महसा अमीनी की बात करें, अभी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 मिला था। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये ईरानी महिला है ये। और एक और ईरानी महिला आपके सामने आएगी, नरगिस मोहम्मदी, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 इनको मिला था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जॉर्जी गोस्पोडिनो तो महा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता था। बुल्गारिया के लेखक हैं, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए मिला था। अब अगला प्रश्न क्या है, अभी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा साइमा वाजेद को। साइमा वाजेद कौन है? ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना, जो भी आपने पढ़ा होगा 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उन्हीं की बेटी है ये, साइमा वाजेद इनका नाम है। ये एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है और अभी इन्हीं को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुना गया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आएगा आपके मन में कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया या किनका स्थान लेंगी? तो उनका नाम आपने सुना है, पूनम खेत्रपाल सिंह को। ये इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी थी और इनका नाम हमने न्यूज में भी पढ़ा था। चलो मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि इनका नाम हमने न्यूज में कब पढ़ा था? इनको अभी किसी देश ने एक अवार्ड दिया था, चलो मैंने बता दिया, अब आप बताओ किस देश ने अवार्ड दिया था? WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। यहाँ पे ये इंद्रमणि पांडे का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक के महासचिव बने ये और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। बाकी आपसे पूछ रहे हैं कि अभी दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी? तो आंसर होगा चाइना ने। तो ये दुनिया की पहली पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी है जिसको मंजूरी दे दी गई, मतलब उड़ान के लिए योग्यता प्रमाण पत्र इसे मिल चुका है कि भैया उड़ सकते हो। नाम है EH216S। कहाँ चलेगी ये? चाइना में चलेगी। इसमें एक बार में 2 यात्री बैठ सकेंगे। रेंज पूछोगे तो 30 किलोमीटर है और स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका निर्माण चाइना की एक कंपनी है ई-हैंग, उसी ने किया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी अमेरिका ने भी LF मॉडल A एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, उसको भी मंजूरी दी थी। और आपको याद हो तो चाइना से एक पॉइंट याद आएगा कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट भी अभी इसी ने लॉन्च किया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रख दिया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। सिंहासन कक्ष मतलब थ्रोन रूम, यह है पश्चिम बंगाल के कोलकाता के राजभवन में और उसी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे रखा गया। अच्छा, सरदार पटेल जी और इन्हीं की जयंती को यानी कि 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे आपने मनाया था और इन्हीं की स्टैचू है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप बोलते हो जिसको। 182 मीटर इसकी हाइट है। ये हमारे पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, लौह पुरुष इनको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछा था कि भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMUSAT लॉन्च करेगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा देखो, यहाँ पे भी इसका एक अर्थ हो गया। SAT मतलब तो समझ गए होंगे, सैटेलाइट हो गया। AMU मतलब हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और SS मतलब हो गया सर सैयद अहमद। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी याद रखना अपना खुद का पहला उपग्रह लॉन्च करेगा और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पे रखा गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये एक नैनो सैटेलाइट है, मतलब छोटा सैटेलाइट है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया था? तो आंसर होगा अन्ना यूनिवर्सिटी थी, तमिलनाडु की है वो। उसने 2009 में ही लॉन्च कर दिया था। उसका नाम था ANUSAT, अन्ना यूनिवर्सिटी सैटेलाइट।
कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। आपको याद होगा तो अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन ये किया गया था नई दिल्ली में, 7वां संस्करण था। तो वहीं पे हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा था कि 2024 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी भी भारत करेगा। तो ये याद रखना। फिर बताओ अभी किसने एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड किया? तो आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग ने। एनकोर मतलब हो गया इनेबलिंग कम्युनिकेशंस फॉर रियल टाइम एनवायरनमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की, जिसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324 से लेकर 329 भाग 15। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी हम मनाते हैं, याद रखना। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनके नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। वैसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और महिलाओं में पूछोगे पहली महिला कौन थी? वीएस रमा देवी थी। तो ये स्टैटिक पार्ट हो गया, यहां से ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक का नाम क्या है? HSBC बैंक। अच्छा, EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि देश में EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? तो आपने कहा HDFC बैंक बना था। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये जारी करने वाला, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी प्लेटफॉर्म जारी करने वाला अभी पहला विदेशी बैंक कौन सा बना है? HDFC तो भारतीय बैंक है, पहला विदेशी बैंक पूछेंगे तो आंसर करना HSBC बैंक। एग्जाम में ये प्रश्न देखो कंफ्यूज कर सकता है आपको, एक ही शब्द में उत्तर चेंज हो गया, विदेशी बैंक लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर HDFC आंसर नहीं होगा, HSBC आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जहां पे एग्जाम में आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो। HSBC को जल्दबाजी में कई लोग HDFC पढ़ लेंगे एग्जाम में और फिर गलती कर जाएंगे। HSBC मतलब क्या होता है? हॉन्किंग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो केरल बना था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। अगर आप भूल गए हो तो मैंने याद दिला दिया, कर देना जरूर प्लीज, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आज के लिए काफी, बस थैंक यू।